नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे। हमने पिछली क्लास में अनुपात समानुपात में कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट लिए थे अनुपात समानुपात के, जिसमें मैंने सिक्कों पर आधारित प्रश्नों की बात की थी मित्रों। अब हम बात करते हैं अनुपात समानुपात में कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में। इस तरह का एक प्रश्न मैं पिछली क्लास में भी ले चुका हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई 4 संख्याएं आपको दे दी जाए A, B, C व D, और आपसे कह दिया जाए कि इन संख्याओं में क्या जोड़े या क्या घटाएं कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती बन जाए। दोस्तों, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि 4 संख्या आपको दे दे और ये कहे आपसे कि इसमें क्या जोड़े या क्या घटाएं कि संख्याएं समानुपाती बन जाए, तो आप क्या करेंगे? इनके भारीय पदों का गुणा और मध्य पदों के गुणा का अंतर लेंगे ऊपर, और नीचे इनके भारीय पदों का योग और मध्य पदों के योग का नीचे अंतर लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे वह संख्या निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर एक बार आपके पास जो संख्या है वो कौन कौन सी है? 8, 21, 13, और यहाँ पर मैंने ली यहाँ पर कौन सी? 31। दोस्तों, जब मैं यहाँ इसके भारी पदों का गुणा करूंगा 8 का 31 का, तो ये कितना हो जाएगा? 8 का मान 8 से 24, 248। इधर यहाँ गुणा कर रहा हूँ मैं 13 को 21 से, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 26 और ये कितना हो गया? 27, 273। दोस्तों, जब आप देखेंगे इन दोनों का अंतर, तो वह संख्या अगर आप निकालना चाहेंगे कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो आप देखिए 273 में से हम कितना लेस करेंगे? 248। 273 में से कितना लेस करना है? 248। और नीचे क्या करेंगे? इनके योग का अंतर 31 प्लस 8 ले रहे हैं, कितना आ रहा है? 39। 31 प्लस 8 कितना आ रहा है? 39 माइनस 21 प्लस 13, 21 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 34। अब आप ऊपर देखेंगे कि इनका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? यहाँ पर इनका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 25, और नीचे इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 5। तो बराबर में कितना आ जाएगा? डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 5। इस 5 का मतलब ये है कि जब ये 5 यहाँ पर इन सब में जोड़ा जाएगा, अब आप देख लीजिए 8 में 5 जोड़ा, 21 में 5 जोड़ा, 13 में 5 जोड़ा और 31 में 5 जोड़ा, तो संख्या हमारे पास आ गई 13:26 समानुपात 18 अनुपात कितना? 36। और इनके भारीय पदों का गुणा और मध्य पदों के गुणा क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा यही करते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है, एक बिल्कुल शॉर्ट मेथड है कि जब भारीय पदों का गुणा और मध्य पदों के गुणा आप करेंगे और उनका अंतर करेंगे ऊपर, और नीचे इनके योग का अंतर करेंगे, तो आप डायरेक्ट उसको डिवाइड करेंगे तो संख्या आ जाएगी आपकी। क्लियर? कई बार ऐसा होगा कि मध्य पदों का गुणा अगर ज्यादा आ रहा है तो उसको पहले लिख लीजिए आप। इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आंसर माइनस में नहीं आता, ऋणात्मक में नहीं आता। सपोज करें ये इधर वाला ज्यादा आ रहा है तो उसको पहले लिख लीजिए आप, और जो कम आ रहा है उसको बाद में लिख दीजिए। ऐसे नीचे योग का अंतर लेंगे हम यहाँ पर, भारीय पदों का योग और मध्य पदों के योग का अंतर। ठीक है दोस्तों, नीचे प्रश्न लिखा है मैंने यहाँ पर ABC, 3 व्यक्ति हैं जिनकी मासिक आय का वेतन। आज मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर आय व्यय के ऊपर आधारित प्रश्न, आय व्यय और बचत के ऊपर आधारित प्रश्न। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभार आपको आय देगा, ठीक है, आय के आधार पर यहाँ दे दिया, जैसे किसी का वेतन 3 कर्मचारी हैं, ये मान लीजिए ABC 3 व्यक्ति हैं, ABC ये 3 व्यक्ति हैं, A, B और C। इनके मासिक वेतन का जो अनुपात है वो कितना है? 2:3:5। यहाँ पर C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है, तो आपसे कह देगा यहाँ पर, तो C का मासिक वेतन क्या होगा? किसका वेतन? C का मासिक वेतन क्या होगा? किसी का भी पूछ सकता है आपसे यहाँ पर, A का, B का, C का। देखिए यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन है बिल्कुल मतलब ये मान लीजिए ये ऐसे तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी या कई तरह के पेपरों में पूछे जाते हैं। SSC GD कांस्टेबल हो गया, ग्रुप डी हो गया, छोटे लेवल के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आर्मी का एग्जाम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ABC का मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में, यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। देखो C का अनुपात कितना है? 5, और A का अनुपात कितना है? 2। ये 5 2 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 3। तो हमारे अनुसार दोनों में कितने का अंतर है? 3 का। सवाल के अनुसार दोनों में कितने का अंतर है? 12,000 का।
3 बराबर 12,000, 1 बराबर में कितना आएगा 4,000। अगर ये कहता हम दोनों की आय का योग 12,000 है तो हम दोनों को जोड़ देते, 5 + 2 कितना लिखते हैं 7। ठीक है, इसने कहा सी का वेतन ए के वेतन से 12,000 अधिक है, इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है मित्रों। 3 बराबर में कितना लिख दिया 12,000, 1 बराबर में 4,000। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर सी का मासिक वेतन, सी का अनुपात कितना है यहाँ पर 5, तो आप लिखेंगे अतः सी का मासिक वेतन 5 × 4,000 और वो कितना आ जाएगा 20,000 मित्रों। कितना आंसर आएगा 20,000। अगर सपोज करो आपसे पूछता है यहाँ पर ए का वेतन कितना है तो 4,000 × 2 8,000, बी का पूछता 4,000 × 3 12,000। नीचे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि एक्स और वाई का रेशो दे रखा है, अनुपात दे रखा है 2:5। यहाँ जहाँ आपको एक्स इस तरह के प्रश्नों में जब भी आपको दे और आपसे बीजीय संख्याओं में मान पूछे, यहाँ पर एक्स का जो मान है वो कितना रखा है 2 और वाई का मान कितना है 5, तो यहाँ पर 5 गुणा कितना रखेंगे 2 + 3 गुणा वाई का मान कितना है 5। ऐसे यहाँ पर 5 गुणा एस का मान कितना है 2 - 3 गुणा वाई का मान कितना है 5। क्लियर, ये कितना हो जाएगा 10 + 15। ठीक है दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा 10 - 15। क्लियर, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 25 अनुपात कितना हो जाएगा -5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही किया जाता है यहाँ पर। और अगर इनको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 × 25 और ये कितना हो जाएगा 5 × 5। अगर यहाँ ऋणात्मक साइन हटाना है तो मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं, 3y - 5x। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर y का जो मैंने मान लिया वो कितना लिया 3 और यहाँ पर s का जो मान है वो कितना है 2 है। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, 15 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 5, ये 5 × 25 5 × 5। ठीक है मित्रों, अब अगला जो क्वेश्चन अगर मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर अनुपात समानुपात में, सर वो गीला रुमाल देना सर 1 मिनट। देखिए दोस्तों, जैसे मान लो 2 कर्मचारी हैं ए और बी, आपसे कह दिया जाए 2 कर्मचारी ए और बी जिनकी मासिक आय का अनुपात दे दे आपको। 2 कर्मचारी ए और बी हैं जिनकी मासिक आय का जो अनुपात है वो दे दिया आपको 7:5। ठीक है दोस्तों, मासिक आय का अनुपात कितना दे दिया 7:5। और इनके मासिक आय में अनुपात देने के बाद आपसे कह दिया यहाँ पर इनके खर्चे का अनुपात। किसका अनुपात, इनके खर्चे का अनुपात। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 2 कर्मचारी जिनकी मासिक आय का अनुपात 7:5 है तथा इनके खर्चे का अनुपात कितना है 5:3 है। यदि ये प्रति माह 1250 रुपए की बचत करते हैं, कितने रुपए की बचत करते हैं 1250 रुपए की बचत करते हैं प्रति माह, अलग अलग दोनों। तो आपसे कहेगा यहाँ पर ए की आय क्या है या बी की क्या है। देखिए यहाँ पर ए का जो अनुपात है वो कितना है आय का 7, बी का कितना है 5। अब ये 7 में से कितना, देखो 3 तरह की चीज होती है, आय, खर्चा और बचत। देखो यदि आय में से खर्चा घटाएंगे तो क्या आ जाती है बचत।
आय में से बचत घटाएंगे तो क्या आएगा, खर्चा, और खर्चा और बचत दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाती है, आय। सपोज करो यदि कोई व्यक्ति हर माह 18,500 रुपये महीने कमाता है, ठीक है, अगर वो 18,500 रुपये महीने कमा रहा है और मान लीजिए वो हर महीने के 13,500 रुपये खर्च कर देता है, लेकिन फिर भी उसने बचत की है कितने की, 5,000 रुपये महीने की, तो आपने क्या किया, इस आय में से बचत घटा दी, तो हमारा क्या आ गया, खर्चा। अगर मैं खर्चा और बचत दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगी, आय। 13,500 और 5,000 कितना आएगा, 18,500। क्लियर मित्रों। तो यहाँ पर अगर इस तरह के, अगर मैं इस प्रश्न को हल करूं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अगर इसको हल किया जाए तो इसमें क्या करा है, यहाँ पर दोनों की अगर मासिक आय निकालनी हो हमको, देखो 7 में से 5 गया तो कितना रहेगा, 2। इधर ये 5 में से 2 गया, 3 गया, कितना रहेगा, 2। हमारे अनुसार जो बचत हो रही है वो कितने की हो रही है, 2 की, और सवाल के अनुसार बचत कितने की हो रही है, 1250 की। 2 छकी 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसका मतलब 1 इकाई कितने के बराबर है, 625 के बराबर। कितने के बराबर है दोस्तों, 625 के बराबर। यदि हमें यहाँ पर ए की आय निकालनी हो तो हम 7 को गुणा कर देंगे 625 से, बी की आय निकालनी हो तो 5 को गुणा कर देंगे 625 से। तो आप लिखेंगे यहाँ पर अतः ए की आय, और ए की आय जाएगी 625 गुणा कितना, 7, यह जाएगा 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 से 42 और कितना जाएगा, 43। इट मीन्स यहाँ पर ए की जो आय आ रही है कितनी आ रही है, 4375 रुपये। ठीक है मित्रों। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यहाँ पर कोई मैंने लिया, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर देखिए, एक जैसे दो व्यक्ति है ए और बी, दो व्यक्तियों की सालाना आय का अनुपात कराएं आपसे। यहाँ पर दो व्यक्तियों की सालाना आय का अनुपात 9:7 है, तथा इनके व्यय का अनुपात अर्थात खर्चे का अनुपात, व्यय कह दो या खर्चा कह दो एक ही बात है। व्यय और खर्चे का अनुपात कितना है, यहाँ पर 7:3 है। ये यहाँ पर कह रहा है 9:7 है, और सालाना व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि ये यहाँ पर प्रतिमाह 2,000 रुपये की बचत करते हैं, प्रतिमाह 2,000 रुपये की क्या करते हैं, बचत करते हैं। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर ये कि प्रत्येक की सालाना आय क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन सुन लीजिए, आपके यहाँ पर ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है, तथा इनके खर्चे का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक इनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 2,000 रुपये की बचत करता है तो इनमें से प्रत्येक की आय क्या होगी। देखिए यहाँ पर ये कितना है, 9, और ये कितना है, 4। 9 में से 4 घटाएंगे कितना आ रहा है, 5। बचत कितनी आ रही है यहाँ पर, 5। इधर यहाँ पर 7 है, नीचे कितना है, 3 है। तो देखो चक्कर पड़ रहा है, यहाँ पर अंतर असमान आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, जब अंतर असमान आएगा तो थोड़ी देर के लिए इस आय को क्या मान लो, 9x, और इसको कितना मान लो, 7x। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, इस 9x में से ये 2,000 घटा देंगे, मतलब हमने क्या किया, आय में से क्या घटा दी, बचत। ऐसे उसकी आय हमने क्या मानी है, 7x, और इस आय में से इसकी बचत घटा दी कितनी, 2,000। और इन दोनों के जो खर्चे का अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4:3, मतलब 4/3। क्लियर। इस पर सुन लीजिए, अगर ये दोनों बचत अलग अलग होती तो मैं दोनों को अलग अलग लिख देता यहाँ पर। क्लियर। और ये कब करेंगे ऐसा, जब अंतर असमान आ जाए। यहाँ पर इस वाले प्रश्न में क्या था, इधर भी 2 का अंतर था, इधर भी 2 का अंतर था, लेकिन नीचे वाले प्रश्न में ऐसा नहीं है। हमारे पास यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है, असमान आ रहा है। इधर कितने का अंतर आ रहा है, 5 का, इधर कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। तो इस तरह से हम नहीं लेंगे इसको, फिर हम इसको क्या मानेंगे, थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे, कि इसको 9x मान लिया, उसको कितना मान लिया, 7x मान लिया। अब इसको क्या करेंगे, आप वृद्धि गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को गुणा करेंगे 7 से, 4 से 28 है, 4 दूनी 8,000, और ये 3 को गुणा किया, 3 नाम 27x, माइनस 3 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 6,000। क्लियर। इस 27x को 28 में से घटा दिए तो कितना रह गया, x। पता है ना दोस्तों कैसा रहा है, ये पक्षांतरण किया मैंने, ट्रांसपोजिंग किया है। पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे, 28x में से कितना घटाएंगे, 27x, और ये माइनस का 8,000 तो लेगा तो ये प्लस का 8,000 हो जाएगा। माइनस कितना करेंगे मित्रों, 6,000।
ये आ जाएगा x बराबर में कितना 2000। क्लियर। तो यहाँ पर जब आप एक ही आय निकालेंगे तो 9 को गुणा करेंगे 2 से, 9 दूनी में कितना आ गया 18,000। और यहाँ पर जब b की आय निकालेंगे तो 7 को गुणा करेंगे कितने से 2000 से 14,000। ठीक है यहाँ पर मित्रों। तो इस तरह यहाँ पर प्रत्येक की आय आ गई कितनी, एक की आय आ गई 18,000 और दूसरे की आय कितनी आ गई 14,000। क्लियर। अब एक अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेना चाहूंगा। यहाँ पर एक देखिए मित्रों, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी थैली में या किसी पेटी को मान लीजिए, किसी पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। कितने शीशे थे 1 दर्जन। अब पेटी अचानक हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। पेटी अचानक हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। तो होता क्या है, जब पेटी में शीशे हैं, जैसे पेटी हाथ से छूटकर नीचे गिरेगी तो उसमें से कुछ शीशे क्या होंगे, फूटेंगे, लेकिन कुछ बच जाएंगे। कहते हैं ना कि जाको रैको सैया मार सके ना कोई। तो ये सीधा यहाँ पर किसके साथ हुआ है, शीशों के साथ। तो यहाँ पर मैं कहूँगा यहाँ पर कि जैसे ही पेटी नीचे गिरी तो कुछ शीशे फूटेंगे, कुछ नहीं फूटेंगे। अब आपसे सीधा क्वेश्चन करेगा कि निम्न में से कौन सा अनुपात टूटे हुए शीशे और बिना टूटे हुए शीशों के मध्य हो सकता है। जैसे मैंने क्वेश्चन करा आपसे कि एक पेटी में क्या थे, 1 दर्जन शीशे थे। एक पेटी में कितने शीशे थे, 1 दर्जन शीशे थे। शीशों के टूटकर हाथ से नीचे गिर जाने पर निम्न में से कौन सा अनुपात टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों के मध्य हो सकता है। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, मैं समझता हूं। मैं पूरा क्वेश्चन फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा इसको कभी, कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के अचानक हाथ से छूटकर नीचे गिर जाने पर कुछ शीशे फूट जाते हैं। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा अनुपात कुछ टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों के मध्य हो सकता है। ठीक है। प्रश्न मैंने चेंज कर दिया, टूटे हुए शीशे बिना टूटे हुए शीशों के मध्य अनुपात कौन सा हो सकता है। अब ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ये पहला ऑप्शन है, यहाँ पर 3 अनुपात कितना कर दिया मैंने, यहाँ पर 2। दूसरा अनुपात कर दिया मैंने यहाँ पर 1 अनुपात 5। तीसरा अनुपात मैंने कर दिया यहाँ पर 7 अनुपात 3। और चौथा एक अनुपात मैं यहाँ पर कर रहा हूं 4 अनुपात 3। दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12। 1 दर्जन बराबर में कितना होता है, 12। अब आपको वो ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिनका योग 12 से विभाजित है। अगर आप ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसके योग में 12 से भाग नहीं जा रहा तो वो इसका आंसर नहीं है। आपसे पूछा है कि कौन सा वो अनुपात होगा जो टूटे और बिना टूटे शीशों के मध्य हो सकता है। आप देखिए 4 + 3 कितना आ रहा है, 7। क्या 7 12 से विभाजित है क्या, तो यह आंसर नहीं होगा। 7 + 3 कितना आ रहा है, 10। तो 10 में 12 का भाग चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, यह आंसर नहीं हो सकता। 3 + 2 कितना आ रहा है, 5। 5 में 12 का भाग चले जाएगा क्या, नहीं जाएगा, यह आंसर नहीं हो सकता। 1 + 5 कितना आ रहा है, 6। बिल्कुल 6 बराबर में कितना आ रहा है, 12। 1 बराबर में 2। जब 1 बराबर में 2 तो टूटे हुए, आपसे पूछा गया टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों के मध्य। टूटे हुए ये तो आ गया 2, 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 पंदियों कितना आ गया 10। तो मतलब 10 शीशों तो बिना टूटे हुए और बिना टूटे शीशों के मध्य कौन सा अनुपात हो गया, यहाँ पर 2 अनुपात 10 का। तो टूटे हुए शीशे कितने थे, 2, और बिना टूटे हुए कितने थे, 10। ठीक है मित्रों। एक अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर ले रहा हूँ अनुपात समानुपात का। मान लीजिए किसी रकम को 1470 रुपए है मेरे पास। किसी व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं, 1470 रुपए को। अगर 1470 रुपए को ए, बी और सी किसी रकम को बांट रहे हैं, अब ध्यान से सुनना इस प्रश्न को आप, कि 1470 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक के हिस्से में से 50 रुपए कम कर दिए जाएं, तो इनके हिस्सों का अनुपात, इनकी राशि का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। सुन रहे हैं मित्रों, क्वेश्चन मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि 1470 रुपए को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया
कि प्रत्येक के हिस्से में 50 रुपये कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। क्लियर? तो आपसे कहेगा यहाँ पर तो इनमें ए का हिस्सा क्या होगा, या बी का क्या होगा, या सी का क्या होगा। मित्रों, जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन करेंगे, पहले तो मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर कि 1470 रुपये को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक के हिस्से में से 50 रुपये कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। क्लियर? क्वेश्चन है यहाँ पर प्रत्येक के हिस्से का अनुपात कितना रहता है, 1:3:2 रह जाता है। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न लिया मैंने यहाँ सीट से कि अब आप देखिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर, ए, बी और सी। इनके हिस्से का अब आप देखें यहाँ पर अनुपात कितना है, 1:3:2। रकम कितनी है, 1470। अब आप सुनना ध्यान से कि प्रत्येक के हिस्से के कितने रुपए कम कर रहे हैं, 50 रुपए। तो इसके भी 50 कम कर रहे हैं, इसके भी 50 कम कर रहे हैं, इसके भी 50 कम कर रहे हैं। जब तीनों के 50-50 कम करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 150। और 150 कम करेंगे तो ये रकम कितनी रह जाएगी, 1320 रुपए। कितनी रह जाएगी दोस्तों, 1320 रुपए। इसका मतलब ये 1320 अगर यहाँ पर एक और 3 4 और 2 कितना आ रहा है, 6 बराबर में कर दिया हमने यहाँ पर कितना, 1320। ये 6 से कट गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 0। ठीक है दोस्तों, 6 से हमने डिवाइड किया किसको, इसको। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और ये कितना आ गया, 0। एक इकाई कितने के बराबर आ गया, 220 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर बी का हिस्सा। तो आप क्या करेंगे, जब बी का हिस्सा निकालेंगे तो 3 को गुणा करेंगे 220 से और ये कितना आ जाएगा, 660 रुपये। क्लियर दोस्तों, कितना आ रहा है, 660 रुपये। अब आप सुन लो, अगर आपसे पूछे यहाँ पर, देखो रकम तो 1470 ही बटनी है अब भी, लेकिन जब आप आखिरी में जब इसका आंसर देंगे तो आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा 660। लेकिन आपको करना क्या है, 660 आंसर नहीं देना। तो क्या करेंगे, बी का हिस्सा निकालने के लिए 660 में कितना जोड़ेंगे, वो जो 50 रुपये बाकी का था ना, जो उसका पहले रोक लिया था, वो अब ऐड कर देंगे। आंसर कितना मानेंगे आप, 710 रुपये। मैं फिर कह रहा हूँ मित्रों, अगर आपने आंसर निकाल भी लिया 660 और वो ऑप्शन में मिल गया, लेकिन जल्दबाजी ना करें इसमें। आप जो उसका 50 रुपये जो पहले का रोका हुआ था, क्योंकि रकम कितनी बटनी है, 1470 रुपये को बांटना है, 1470 को ही बांटना है, ना कि ये रकम को बांटना है 1320 को। तो इसमें लास्ट जो उसका 50 रुपया था वो बाद में हम ऐड कर देंगे। एक इसी तरह का प्रश्न है हमारे पास कि 3068 रुपये को 3068 रुपये को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक के भाग में कम से 10, 14 और 20 रुपये कम कर देने पर, क्वेश्चन है यहां पर ए, बी, सी को, मैं यही लिख देता हूं यहां पर, 3068 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक के हिस्से में से 10, 14 व 20, प्रत्येक के हिस्से में से 10, 14 व 20 रुपये कम कर देने पर, 10, 14, 20 रुपये कम कर देने पर इनके शेष भाग का अनुपात 5:6:7 रह जाता है। तो इसमें से आपको पूछ रहा है यहाँ पर, तो बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा। अब आप देखिए इधर,
प्रत्येक के हिस्से में से कितना कम करा हमने यहाँ पर 10, 14 और 20 रुपए। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है यहाँ कि प्रत्येक के हिस्से में से कितना कम कर रहे हैं। पहली बात तो अनुपात कितना आ रहा है, 5:6:7। और प्रत्येक के हिस्से में से कितना कितना कम कर रहे हैं, 10, 14 और 20। 10, 14 और 20 रुपए कम करने हैं, हमको ये घटाने हैं बाद में। आप देखिए इनका जब हम सम करेंगे 10, 14 और 20 का, तो ये कितना आ जाएगा, 44। तो 3068 में से 44 कम करेंगे तो 4 तो ये रह गया, और 6 में से 4 का 2 ये रह गया, 0, 3000 कितना रह गया, 24। ठीक है मित्रों, 5 और 6 11 और 7 कितना आ रहा, 18। 18 बराबर 3024। 18 का भाग दे रहे हैं इसमें, 18 एकम 18, 30 में से 18 का कितना रहेगा, 12। 12 के आगे 2 लगाए 122, ये 18 छिक्की 108, 18 संता कितना होता है, 126। तो यहाँ पर जब हम 18 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 18 बंदा 18 कितना रहेगा यहाँ पर, 12। 12 के आगे का उतारा 2, 18 छिक्की 108। अब कितना रह जाएगा, 14, आगे लगा दिया 4, 18 अंठा 144। ठीक है मित्रों, एक इकाई का मान कितना आ रहा है, 168। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर बी का हिस्सा, बी का अनुपात है जो कितना है, बी का जो अनुपात है वो कितना है यहाँ पर, 6। तो 168 को कितने से गुणा करेंगे, 6 से। 6 8 48, 16 की 96 और 4 कितना आ गया, 100। 1008 रुपये। तो हम क्या करेंगे, वो फाइनल आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, अतः बी का हिस्सा, बी का हिस्सा निकालने के लिए आप करेंगे क्या, इस 1008 में कितना और ऐड कर देंगे, 14, और वो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1022 रुपये। ध्यान दीजिएगा कि जो छूटा हुआ रकम था, छूटी हुई राशि थी, वो आपको ऐड करनी पड़ेगी उसमें लास्ट में। क्लियर। तो इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो भी जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि 3 ए बी और सी की आई में अनुपात कराएं। यहाँ पर सुन लीजिए इसको आप वैसे ही कि ए बी और सी की आई में अनुपात, ए बी तथा सी की आई में जो अनुपात है मित्रों वो कितना है, यहाँ पर मैं आपको इसको बताऊंगा करने का तरीका। ए बी और सी की आई में जो अनुपात है वो कितना है, 3:7:4। और इनके व्यय में जो अनुपात है मित्रों, इनके जो खर्चे में अनुपात है, व्यय में अनुपात है, इनका जो व्यय का अनुपात है वो कितना है, 4:3:5। अब कह रहा है यहाँ पर ए प्रतिमाह 2400 रुपए की बचत करता है, या 2400 रुपए की आय में से 300 रुपए की बचत करता है। ए 2400 रुपए की आय है ए की, और इसमें से ए बचत करता है कितने की, 300 रुपए की। ए 2400 रुपए की आय में से 300 रुपए की क्या करता है, बचत करता है। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है तो बी व सी की बचत क्रम से क्या होगी। प्रश्न सुन लीजिए पूरा, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पर ए बी व सी की आय का अनुपात 3:7:4 है, तथा इनके व्यय का अनुपात 4:3:5 है। यदि इनमें से ए प्रतिमाह 2400 रुपए की आय में से, यदि ए 2400 रुपए की आय में से 300 रुपए की बचत करता है, तो आपसे कहेगा यहाँ पर तो बी व सी की बचत क्रम से क्या होगी। मित्रों जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पर कैसे करेंगे वो देख लीजिए। देखिए ए की जो आय है वो कितनी है, 2400, और ए की आय का अनुपात कितना है, 3। तो 3 बराबर हमने कितना कर दिया, 2400। 3 का भाग 2400 में दिया कितनी बार, 800 बार। एक इकाई का मान कितना आ गया, 800। इस 800 को गुणा करेंगे कितने से, 700, ये आ जाएगा 5600। इस 800 को गुणा करेंगे 4 से, यह आ जाएगा 3200। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ए की जो बी और सी की आय हमने निकाल ली, मात्र एक हिंट से हमने आय निकाल ली। हमारे पास ए की आय कितनी है, 2400। 3 बराबर 2400, 1 बराबर 800। तो आय की एक इकाई कितने के बराबर है, 800 के बराबर। तो यहाँ पर बी की आय आ गई कितनी, 5600, और सी की आय आ गई 3200।
अब यहाँ पर कह रहा है, अब ये जो अनुपात है किसका, व्यय का है, खर्चे का है। अब खर्चा हमारे पास है नहीं, लेकिन है अगर आप देखेंगे ढंग से तो इस एक ही आय में से एक ही बचत घटाएंगे तो एक का क्या आ जाएगा, खर्चा या व्यय। 2400 में से 300 गया तो कितना रह गया, 2100। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 बराबर में कर देंगे 2100। क्लियर। 4 बराबर में 2100 करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 का भाग 2100 में पूरा पूरा गया 525 बार। तो एक इकाई कितने के बराबर, 525 के बराबर। तो 3 को गुणा करेंगे कितने से, 525 से, यह आ जाएगा 25 75, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर बी का व्यय आ गया 1575, इसको गुणा किया 525 से, 25 25, 5 10 2 12, 5 6 का 30 और कितना आ गया 31। ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर बी की और सी की जो बचत है, सॉरी बी का और सी का जो खर्चा वो कितना आ रहा है, इसका 1575 आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर इसका कितना आ रहा है, 3125 आ रहा है। अब आपको दोनों की का निकालनी है बचत, बी की और सी की का निकालनी है बचत। आप जब बी की और सी की बचत निकालेंगे, बी की और सी की बचत निकालेंगे तो क्या करेंगे, बी की आय में से 5600 में से आपको घटाना पड़ेगा कितना, 1575। ऐसे यहाँ पर 3200 में से घटाना पड़ेगा कितना, 3125। तो यहाँ पर ये तो कितना रहेगा 25, ये 0 और ये कितना रहेगा 3, 4025। और 3200 में से 3125 घटाएंगे, 3200 में से 3125 घटाएंगे तो कितना आएगा, 875। ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है, एक बार इसको वापस कर लीजिए, 25 25, 5 10 2 12, 25 25 26, 2625 आ रहा है। ये 2625 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये कितना आ गया 75, और 26 और 5 31। क्लियर। तो ये इसकी बचत तो कितनी आ गई, 4025, और दूसरे की बचत कितनी आ गई, 875, 575 सॉरी। ठीक है मित्रों। तो इस तरह के सवाल आपके कंप्लीट हुए आज। फिर मैं एक क्वेश्चन और लेना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपको कह दे यहाँ पर कि किसी रकम को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया, जैसे 530 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, 70 और बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। क्वेश्चन क्या है कि 530 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले हों, बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले हों, तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा, तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा। देखिए मित्रों, क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि 530 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक और बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले हों। ठीक है। तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा। रकम बटनी है ए बी सी के बीच में, टोटल कितनी बटनी है 530 रुपये। ए को बी से कितना अधिक मिल रहा है, 70 रुपये अधिक, और बी को सी से कितना अधिक मिल रहा है, 80 रुपये अधिक। ठीक है। किसी का नहीं पता, क्या करेंगे, एक तरीका तो ये इसका अनुपात का, दोनों तरीके से बता देता हूँ। एक तरीका एक्स मान के, एक तरीका बिना एक्स का है। देखो अगर एक्स मान के करेंगे तो इसको एक्स मान रहे हैं तो ये आ गया एस प्लस 80, और ये इससे 70 अधिक है तो कितना आ जाएगा, इसमें 80 में 70 और जोड़ेंगे कितना आएगा 150। इन तीनों का जो सम आ रहा है, इन तीनों का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 530। ये एक्स 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 कितना एक्स हो जाएंगे 3x,
और ये 80 और 150 कितना, 150 और 80 कितना हो गया 230। क्लियर मित्रों, बराबर में कितना कर दिया 530। इस 230 का पक्षांतरण कर दिया उधर, तो 3x बराबर में कितना आ जाएगा 300, और x बराबर में कितना आएगा 300 को 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 100। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पर x का a b c 3 है, यहाँ पर a b और c। यहाँ पर c का जो मान है कितना आ गया 100, a का मान कितना आ गया 180, और यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा 180 प्लस 150 कितना आएगा 330। ठीक है, वापस कर लीजिए इनका सम एक बार। s का मान कितना आ रहा है यहाँ पर 100, ये 100 आ गया, ये 180 आ गया, और इसमें 180 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 330। एक बार चेक कर लीजिए इसको दोस्तों, 15 और 8 कितना आ रहा है 23, इसको इससे 80 रुपये अधिक मिल रहा है, इसको इससे 70 रुपये अधिक मिल रहा है। ये हो गया x, ये हो गया 3x, 15 और 8 23, 230 बराबर में कितना 530। ये 530 है, या फिर a को b से 70 रुपये अधिक और b को c से 80 रुपये अधिक मिल रहे हैं। ये s प्लस 80 हो गया, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा s प्लस 80, और ये कितना हो गया 70 अधिक 150, 15 और 8 23, 3x उधर चला गया, ये 100 आ गया, ये 180 आ गया, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 180 में 70 अधिक करेंगे तो कितना आएगा 250, 250 कितना आएगा दोस्तों 250, 250। क्लियर। अब आप देखिए इधर इनका अनुपात पूछ रहा है 0 से 0, 0 से 0, तो अनुपात आ गया 25 अनुपात 18 अनुपात 10। क्लियर दोस्तों, तो इस तरह यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। एक लास्ट प्रश्न और ले लेता हूं मैं यहाँ पर। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात कराए आपसे। यहाँ पर एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात कराए, यहाँ पर 10 अनुपात 7 है। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात है यहाँ पर कितना 10 अनुपात 7 है। अब कह रहा है यदि परिवार का व्यय 10,500 रुपये है, तो आपसे पूछ रहा है तो परिवार की बचत क्या है। देखो अगर आपसे पूछ रहा परिवार का व्यय 10,500 है, दे रखा है आपको 10,500 है, और आपसे कह रहा है यहाँ पर परिवार की बचत कितनी है, उसकी बचत कितनी है। देखो व्यय बराबर में क्या कर देंगे, व्यय इकाई बराबर में इकाई होना चाहिए। क्लियर, ध्यान रख लेना इस बात का। अनुपात समानुपात में, अनुपात के टॉपिक में व्यय की इकाई कितनी है 7, और यहाँ परिवार का व्यय कितना है 10,500। इस 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, 7 पंद्रह 35, एक बराबर में कितना आ रहा है 1500। क्लियर दोस्तों, एक इकाई 1500 के बराबर है। तो यहाँ पर जब आप आय निकालेंगे तो 1500 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 15,000। क्लियर, ये कितना आ रहा है यहाँ पर 15,000। एक इकाई का मान कितना आ रहा है 1500, तो इसकी जो आय आ रही है वो आय कितनी आ रही है 10 बराबर 1500 गुणा 10, और 1500 गुणा 10 कितना आ जाएगा 15,000। इसका मतलब साफ दिख रहा है अब आपको कि 15,000 आय है, 10,500 खर्चा है, तो बचत कितने की दिख रही है 4,500 रुपए की। वैसे भी साफ दिख रहा है कि दोनों में अंतर कितने का आ रहा है 3 का। एक बराबर में 1500 है, यहाँ आय निकालने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आपसे केवल ये पूछ रहा है बचत क्या है, तो डायरेक्ट बचत भी निकाल सकते हैं। कैसे, आय में से बचत घटाएंगे, आय में से खर्चा घटाएंगे तो क्या आएगी बचत, और बचत का जो अनुपात है यहाँ पर कितना है 3। जब एक बराबर में 1500 है तो 3 बराबर में कितना हो जाएगा 1500 गुणा 3, और आंसर आ जाएगा कितना 4500 रुपये। ठीक है मित्रों, आंसर कितना आ जाएगा 4500 रुपये। ठीक है मित्रों, आज यही मैं समाप्त करता हूँ इस टॉपिक का अनुपात समानुपात को। अगली क्लास में फिर मैं हाजिर होऊंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मेरे देश के बच्चों